हाँ जी, देखिए भाई, आपकी लॉ की बुक चल रही थी और लॉ में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपकी लॉ चल रही थी भाई, और लॉ भी कौन सी? बिजनेस लॉ। और बिजनेस लॉ के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया था भाई, एक बेसिक इंट्रो दिया था आपको कॉन्ट्रैक्ट का, लॉ के बारे में बताया था थोड़ा बहुत। आज इसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू लेकर चलते हैं भाई। सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट दो चीजों से मिलकर बना था। किस किस से भाई? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी तो होनी ही चाहिए भाई। फिर आपकी बात थी एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल होता है सब? सब पहले तो प्रोविजन था जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अब आपका प्रोविजन क्या है अमेंडमेंट आकर कि सब इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर स्टेट। कब एप्लीकेबल हुआ था भाई? 1 सितंबर 1872 को एप्लीकेबल हुआ था। ये सारी बातें हमारी हो गई थी भाई। इसके बाद चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ये भी आपको बता दिया था, याद हो तो कल वाला। फिर हमने आपका एक टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया था भाई कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ये आपके एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स आपके होने चाहिए। मैं लिखना स्टार्ट करूं उससे पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए भाई। मैं लिखूंगा नहीं उससे पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि कल आपका लास्ट टॉपिक क्या हुआ था। एसेंशियल एलिमेंट्स आपका मैंने बताया था भाई। फिर मैंने सारे एसेंशियल एलिमेंट्स बताने के बाद ये भी कहा था आपको, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये होने के बाद मैंने कहा था भाई फिर आपका सेक्शन 10 कौन से कवर करता है और एक सेक्शन 10 कौन कौन से कवर नहीं करता है, वो आज डिवाइडेशन भी कर लेंगे। तुरंत अपने माइंड में आया कि साहब एक तो एग्रीमेंट बताया था भाई, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपने डेफिनेशन भी बताया था कॉन्ट्रैक्ट की कि कॉन्ट्रैक्ट बराबर एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ, मतलब एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। दूसरा, सब एग्रीमेंट तो हो जाएगा, जबरदस्ती किसी से दबाव भी ले सकते हैं क्या? दबाव में लेकर नहीं, सब आपकी जो कंसर्न होगी वो बिल्कुल फ्रीली होनी चाहिए, बिना किसी के दबाव में। ये भी हमने देखा था भाई, फ्री कंसर्न। फ्री कंसर्न के बाद पार्टीज आर कैपेबल। अरे सर कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेंगे, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल भी हैं क्या? तो पार्टीज की कैपेसिटी देखना, पार्टीज आर कैपेबल। सब ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए भाई? लीगल होना चाहिए, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। पहली बात तो कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब क्या था भाई? सब कंसिडरेशन का छोटा सा मीनिंग बताया था आपने, ज्यादा तो कुछ पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाया भाई। कंसिडरेशन का मतलब था समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या होगा भाई? बदले में कुछ ना कुछ। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, किसी से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो बदले में आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए। और क्या बताया था भाई? याद करो,
एग्रीमेंट हो गया, फ्री कंसर्न हो गया, पार्टीज आर कैपेबल हो गया, लॉफुल कंसिडरेशन हो गया, लीगल ऑब्जेक्ट हो गया। क्या कुछ एक लीगल फॉर्मेलिटीज भी होनी चाहिए क्या? बिल्कुल साहब, कुछ एक आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज भी होनी चाहिए। और याद करो भाई, कौन सा रह गया? आपको याद है एक ऐसा एग्रीमेंट भी था जो आपको क्या बोल रहा था कि वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, नॉट टू बी डिक्लेयर वॉइड। जो भी आपका एग्रीमेंट है, जो भी आपका एग्रीमेंट है, आगे जाकर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वो आपका स्टार्टिंग से वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए भाई। वॉइड हो ही नहीं सकता, स्टार्टिंग से आपका व्यर्थ है, तो कर ही क्यों रहे हो? फिर आपको बताया था भाई मीनिंग क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। कल वाला ही रिवाइज करवा रहे भाई, 5 मिनट आपका। फिर आपका क्या देखा गया था भाई? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आपकी जो भी परफॉर्मेंस है, आप उस परफॉर्मेंस को करने के लिए कैपेबल हो कि नहीं हो, और वो आपकी परफॉर्मेंस पॉसिबल भी है या नहीं है, कैपेबल हो कि नहीं हो आप, क्या आप उसके लिए कैपेबल हो कि नहीं हो। मीनिंग सर्टेन, कल याद हो तो एक एग्जांपल बताया था, 2-4 किलो दे दो, आइटम दे दो 2-4 किलो। भाई 2 किलो की 4 किलो, आप इन सब चीजों को सर्टेन करो। ऐसे आपको एसेंशियल एलिमेंट्स बताए थे। आज आपकी बुक भी खोल लेते हैं भाई। आपकी बुक अगर खोलते हैं हम, तो देखिए भाई, आपकी बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और यूनिट फर्स्ट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या पढ़ना है भाई? पहले तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बता दिया क्या क्या पढ़ना है, ये सारी बातें मैंने कल आपको बताई थी। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऑफर के बारे में कौन कौन से ऑफर होते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, इन सब चीजों के बारे में तो पढ़ेंगे हम। अब बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं भाई, इसके जस्ट बाद आपको एसेंशियल एलिमेंट्स मिलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, तो वैसे तो अपने को कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पता है भाई कि कॉन्ट्रैक्ट बराबर क्या था? कॉन्ट्रैक्ट बराबर आपका कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय क्या हो? लॉ हो। एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ हो, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब इसी की आपकी डेफिनेशन बना दी गई है। कुछ एक सेक्शन याद भी रख लेंगे हम, जितने पॉसिबल हैं उतने तो याद रख लेंगे भाई। तो यहां अगर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बोलूं मैं, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2H में दी हुई है भाई। सेक्शन 2H में दी हुई है। देखना भाई क्या बोलता है आपको, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। ये लो सब, ये आपका क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ हो, दोनों पार्टियों के बीच में एक समझौता, और उस समझौते की परमिशन कौन दे दे आपको? ये काम आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉ ने बोला है भाई, कानून ने बोला है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। फिर आपका देखना भाई एसेंशियल एलिमेंट्स भी बता दिए इसके, कॉन्ट्रैक्ट के 2 ही हैं, एग्रीमेंट और एनफोर्सिबल बाय लॉ। वही बात आगे भी निकल कर। अब जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट की भी डेफिनेशन दी हुई है भाई कि एग्रीमेंट क्या होता है। अगर एग्रीमेंट की हम बात करें तो भाई एक चीज तो क्लियर थी एग्रीमेंट में, आपने बताया था एग्रीमेंट बराबर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और मैंने एक थोड़ा सा हाईलाइट और किया था, आपने ध्यान दिया हो तो, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन भी होना चाहिए। आपका एक हाईलाइट किया था कंसिडरेशन। वैसे तो आपने क्या देखा भाई, एग्रीमेंट बराबर क्या? कोई भी ऑफर जिसकी आपको क्या मिल जाए? एक्सेप्टेंस मिल जाए, और साथ में क्या हो? कंसिडरेशन हो। एग्रीमेंट हो गया। अब इसी चीज को डेफिनेशन में समझ लेते हैं। अब एग्रीमेंट और एक डेफिनेशन और दी हुई प्रॉमिस की।
एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देता है, सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, तो वो आपका वचन भी बन जाता है भाई। मैंने उसको क्या किया, प्रॉमिस किया। सब प्रॉमिस कैसे किया होगा, आपको कई बार ऐसा होता है घर वाले बोल देते हैं भाई प्रॉमिस करो ये काम नहीं करोगे, ये काम करोगे। घर वाले प्रॉमिस कैसे, आपको प्रॉमिस में कैसे लेते हैं भाई, क्या पहले आपको वो ऑफर देते हैं क्या, और उस ऑफर पे आप अपनी क्या दे देते हो, एक्सेप्टेंस दे देते हो। जैसी एक्सेप्टेंस हो गई ना, वैसे क्या हो गया भाई, प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब वचन दे दिया आपको। पहले ऑफर गया, उस ऑफर को एक्सेप्ट किया गया, जैसे ही ऑफर की एक्सेप्टेंस मिल जाएगी आपका क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा भाई, वचन बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा, ये वचन। क्या आप मेरी कार परचेज करना चाहते हो, मैंने सामने वाली पार्टी को ऑफर दिया, सामने वाली पार्टी की एक्सेप्टेंस आई, हाँ मैं आपकी कार परचेज करना चाहता हूं, प्रॉमिस हो गया भाई, वचन हो गया। तो यहां जो डेफिनेशन दी हुई है, एक आपको प्रॉमिस की दी हुई है, एक आपको एग्रीमेंट की दी हुई है। देखना भाई क्या है आपका, पहले एग्रीमेंट देख लो। द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E, दो सेक्शन हो चुके हैं भाई। एक सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट का था, डेफिनेशन का, सेक्शन 2H, सेक्शन 2H एग्रीमेंट का दिया हुआ है। सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट इज डिफाइंड एज एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। या तो कोई प्रोमिस या प्रोमिस का एक समूह, जरूरी थोड़ी ना एक सिंगल प्रोमिस हो, प्रोमिस का सेट भी हो सकता है, और दोनों पार्टियों के बीच में क्या पैदा कर रहा हो, कंसिडरेशन। ए बी को कार देगा, बी के लिए कंसिडरेशन कार, अब बी पैसे भी देगा भाई, तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या, सब ए के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया आपका, पैसा हो गया। तो आपकी एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है, कोई भी प्रोमिस या प्रोमिस का सेट जिसमें दोनों पार्टी कंसिडरेशन रिसीव करती है, एग्रीमेंट बन जाएगा। अब एग्रीमेंट में एक वर्ड आ गया प्रोमिस, तो हमने प्रोमिस को जाना। प्रोमिस सेक्शन 2B, सेक्शन 2B क्या, when the person to whom the proposal is made signifies his essence thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted become a promise. वही बात आ गई जो अभी हमने की थी भाई, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के रूप में बोल दिया गया। जब आप किसी पर्सन को प्रपोजल, सब प्रपोजल बोल दूं, ऑफर बोल दूं, एक ही बात है क्या, सब प्रपोजल बोल दो या क्या बोल दो, ऑफर बोल दो, एक ही बात है। और प्रपोजल किस इंटेंशन से दिया, सामने वाली पार्टी की एसेंस जानने के लिए, सहमति जानने के लिए, और सामने वाली पार्टी ने उस प्रपोजल के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। अगर सामने वाली पार्टी उस प्रपोजल के ऊपर एक्सेप्टेंस दे देती है, तो जैसे ही उसने एक्सेप्टेंस दी, ये एक प्रोमिस बन गया भाई। यही चीज मैंने यहां आपको बताई थी। अभी यही तो बात डिस्कस कर रहे थे भैया, क्या आप मेरी कार परचेज करना चाहते हो, क्या गया, ऑफर गया, सामने वाली पार्टी ने उस ऑफर के ऊपर क्या दे दिया आपको, एक्सेप्टेंस दे दी। तो जैसे ही ऑफर आपका एक्सेप्ट हो गया, स्वीकार हो गया, जैसे ही आपका ऑफर क्या हो गया भाई, एक्सेप्ट हो गया, स्वीकार हो गया, प्रॉमिस बन गया, वचन बन गया, तभी तो आपके एग्रीमेंट की डेफिनेशन में प्रॉमिस को बोल दिया। ये लो भाई, तो यहां वापस वो ही बात वापस डिस्कस करके बताई गई है, पढ़ लेना, इसमें सेम वही बात है। When the person to whom the proposal is made
सिग्निफाइंस इज एसेंस टू द प्रपोजल विच इज मेड टू हिम, द प्रपोजल बिकम एक्सेप्टेड। जैसे ही ऑफर क्या हो गया, स्वीकार हो गया, और वैसे ही आपका क्या बन जाएगा भाई, प्रॉमिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। सेम वही बात है। तो एग्रीमेंट बराबर क्या, ऑफर प्लस प्रपोजल, सॉरी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर बोल दो, प्रपोजल बोल दो, एक ही बात है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बराबर एग्रीमेंट। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ आपको बताया ही था भाई, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स ड्यूली बाय एनफोर्सेबल बाय लॉ। आपकी एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है, वैधानिक दायित्व, और इस चीज के लिए आपको दायित्वबद्ध करता कौन है, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन कौन डालेगा, कानून डालेगा, ये काम करना पड़ेगा। आपने उसको कार का ऑफर दिया ना, आपने उसको कार का ऑफर दिया ना, आपको वो पूरा करना पड़ेगा। सामने वाली पार्टी भी अगर पहले हां कर दे कि साहब मैं आपकी कार खरीद लूंगी या खरीद लूंगा, मतलब सामने वाली पार्टी को भी अब उस ऑब्लिगेशन को, ऑब्लिगेशन बोल देते हैं हम। ऑब्लिगेशन का मतलब आपकी एक ड्यूटी, आप इसको ड्यूटी का नाम दे दो, ऑब्लिगेशन का नाम दे दो, या फिर लायबिलिटी का नाम दे दो भाई। तो ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, लायबिलिटी, ठीक है भाई। अब हम बात कर रहे थे एसेंशियल एलिमेंट्स। पहले आप ये निकालिए जो हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक तो मैंने कहा था भाई, एक तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, एक नॉट गिवन बाय सेक्शन 10, लेकिन एसेंशियल तो है, लेकिन एसेंशियल तो है बट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल। क्या क्या है एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सुनते जाना। सबसे पहले क्या बोला, सेक्शन 10 के अंदर एग्रीमेंट आ गया। अब एक बात बताइए भाई, एग्रीमेंट बोल दो या टू और मोर पार्टीज बोल दो, एग्रीमेंट भी किस किस के बीच में होता है भाई, एग्रीमेंट किस किस के बीच में होगा सब, एक तो ऑफरर और एक ऑफरी, एक ऑफर देने वाला और दूसरा उसको स्वीकार करने वाला। एक टाइम के बाद एक प्रोमिजर बन जाएगा, एक प्रोमिजी बन जाएगी, प्रोमिजर प्रोमिजी। जैसे ही ऑफर क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, प्रोमिजर प्रोमिजी, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वैसे ही वापस इनके नाम चेंज, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी। लो साहब नाम चेंज होते जा रहे हैं। मैंने किसी को ऑफर दिया, मैं ऑफरर ऑफरी, सामने वाली पार्टी, ऑफर स्वीकार हो गया, एक्सेप्टेंस मिल गई, प्रोमिजर प्रोमिजी, वचनदाता वचन ग्रहीता। फिर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी, अनुबंधकर्ता अनुबंध ग्रहीता, एक करने वाला एक स्वीकार करने वाला, एक ऑफर देने वाला दूसरा स्वीकार करने वाला। तो यहां एग्रीमेंट, दूसरा फ्री कंसन, ये भी बताया था भाई, याद है कि फ्री कंसन, फ्री कंसन का मतलब स्वतंत्र सहमति। अगर आप किसी से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी जो कंसन होगी वो बिल्कुल फ्रीली होनी चाहिए, फ्रीली, बिना किसी के दबाव में। अगर दबाव में आकर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, अगर आप दबाव में आकर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। आगे क्या बोल रहा है भाई, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जो पार्टी है वो आपकी कैपेबल होनी चाहिए। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज देख लिया आपने भाई। लॉफुल कंसिडरेशन, ये भी बताया था आपको। पहली बात तो कंसिडरेशन होना चाहिए, और दूसरी बात लॉफुल होना चाहिए, कानूनन होना चाहिए। फिर आपको लीगल ऑब्जेक्ट भी बता दिया था भाई, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये भी बता दिया था। याद हो तो वो चांद तारे तोड़ने वाली बात चल रही थी, माइनर से कॉन्ट्रैक्ट वाली बात चल रही थी, जादू से खजाना ढूंढ देंगे, नोट बना देंगे, ये सारे नहीं होने चाहिए।
नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पॉइंट्स कौन कवर करता है? सेक्शन 10। और कुछ एक आपके पॉइंट्स हैं जो सेक्शन 10 ने नहीं दिए लेकिन फिर भी एसेंशियल माने गए हैं। सबसे पहला टू पार्टीज, ठीक है साहब, ये भी आपका एग्रीमेंट में जोड़ सकते हो, बाकी अलग से दिखाना है टू पार्टीज। हाँ, अब नया पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। याद है भाई लीगल रिलेशनशिप, कल आपको बताया था, एक एग्जाम्पल याद हो तो, हस्बैंड वाइफ वाला। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या बोलते हैं, मैं आपको बर्थडे पे क्या ला दूंगा, एक रिंग ला दूंगा। भाई नहीं लेकर आ सकता है, ये नहीं ला पाया। वाइफ हस्बैंड पे केस करना चाहती है, क्या वाइफ हस्बैंड पे केस कर सकती है? क्या वाइफ हस्बैंड पे केस कर सकती है? भाई नहीं कर सकती है। कुछ एक लीगल फॉर्मेलिटीज याद करो, ये पॉइंट भी आपको बताया था। फिर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मीनिंग क्या हो, सर्टेन हो। 2-4 किलो आइटम दे दो, क्या बोल रहे हो साहब, 2 किलो की 4 किलो, बताओ। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो आप परफॉर्म करना चाहते हो, जो परफॉर्मेंस होगी आपकी दोनों पार्टियों की, वो पॉसिबल भी है कि नहीं है। मैं 5 मिनट में जयपुर से दिल्ली जाकर वापस आ सकता हूं, लग रहा है आपको पॉसिबिलिटी है? नहीं है साहब, तो आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ये वॉइड है स्टार्टिंग से आपका। तो परफॉर्मेंस की एक पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये पॉइंट तो मैंने सारे के सारे कल आपको बता दिए। अब इनके 2 पार्ट कर दिए भाई, एक पार्ट सेक्शन 10 के द्वारा दिया गया, एक दूसरा सेक्शन 10 के नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी एसेंशियल तो है। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है भाई इन पॉइंट्स के अंदर, पॉइंट्स तो कल वाले ही हैं सेम, बस एक सेक्शन 10 कौन कौन से कवर करता है, एक सेक्शन 10 कौन से कवर नहीं करता है, बात खत्म। आराम से आपने लिख लिए होंगे भाई, एक तो साथ साथ में लिखते रहना भाई, जो भी बातें चल रही हैं इन बातों को लिखते रहना, और थोड़ा सा हिंट भी दे लिया करो। मान लो मैंने यहां लीगल ऑब्जेक्ट बोला, या मान लो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बोला, तो एक माइंड में थोड़ा सा हिंट दे दिया करो, यहां पर लिख दिया करो भाई, हिंट दे दिया करो खुद एक, कि सर ने इसको ऐसे समझाया था, जिससे एग्जाम टाइम में आपको बुक से अगर रीडिंग लगाओगे पूरी तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा भाई। एक आपके खुद के बनाए हुए, खुद की हैंड राइटिंग के अंदर अगर नोट्स होंगे, घंटे 2 घंटे 3 घंटे में तो पूरा रिवाइज कर दोगे आप, कि मेमोरी आपकी वैसे फास्ट हो जाती है, खुद के लिखी हुई चीजें पढ़ते हो तो आप। तो एक हिंट दे लिया करो इसको, कि मैंने इस चीज को ऐसे समझा। फिर कोई ना कोई, मैंने मान लो कार का एग्जांपल लगाया आपके माइंड में, उस टाइम और कोई आ गया सब, और कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। आज सुबह में हमने भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, सब घर वाले अभी प्लॉट खरीदने की बात चल रही थी, एक्टिवा दिलाने की बात चल रही थी, तो वहां पर एक खुद का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी उतार दीजिए करो, जिससे अगली बार भाई आपकी बुक है, आपकी नोटबुक है, आपकी नोटबुक और कोई तो देखने वाला है नहीं, तो जिस भी लैंग्वेज में आपको ये चीजें समझ आती है ना, उन सब चीजों को आप एक हिंट के रूप में लिख लिया करो भाई। बाकी बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाली बात तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है भाई, फिर कॉपी पेस्ट तो आपकी ऐसे कैसे किसमें है, मॉड्यूल में है ही है, वो तो पढ़ना ही है अपने को, लेकिन एक खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे ना, आपको खुद को फायदा मिलेगा। पढ़ेंगे तो हम बुक से, आपके मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं भाई, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहिए, अच्छा रहता है भाई, आपके एग्जाम टाइम में दिक्कत नहीं आती है फिर आपको। तो आपसे उम्मीद लगाते हैं भाई कि आपको ये एसेंशियल एलिमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ये एसेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी है। फिर एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक नोट गिवन बाय सेक्शन 10 बट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल, दी हुई तो नहीं है सेक्शन 10 ने, लेकिन फिर भी आपकी क्या है भाई, एसेंशियल है, फिर भी क्या है आपकी, एसेंशियल है। ये बातें हो गई थी भाई आपकी, ठीक है भाई। अब आइए भाई एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। आइए, मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है
टू पार्टीज, कोई बड़ी बात थोड़ी ना भाई। सब अकेला पर्सन खुद को खुद ऑफर थोड़ी ना देगा, खुद ही एक्सेप्टेंस थोड़ी ना लेगा वो। सामने वाली पार्टी होनी तो चाहिए ना कम से कम, एक सामने वाली पार्टी की भी पहचान होनी चाहिए, कौन है। तो कम से कम दो पार्टी का होना जरूरी है। खुद को ऑफर कैसे देंगे भाई? मैं खुद ही खुद को ऑफर दे लूं, खुद का इनाम ले लूं और फिर खुद ही बोलूं हाँ साहब मैं कार परचेज कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है भाई। तो कम से कम दो पार्टी का होना जरूरी है। जैसे मान लो दो पार्टी की बात करें, जैसे सेलर बायर हो गए, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी, ऑफरर ऑफरी, वो सारी बातें जाएंगी। जो पार्टी होती है, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। जो भी पार्टी होती है उनकी एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है भाई। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ? एक वैधानिक दायित्व, एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई आपकी, लॉफुल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब एक ड्यूटी। अगर आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा? आपकी ड्यूटी है। सब हम तो पूरा नहीं करेंगे, अरे आप इसको पूरा नहीं करोगे तभी तो ये लॉ बने हैं, तभी तो कानून बने हैं। आप नहीं कर रहे हो तो क्या हुआ? ये करवाएंगे आपको, ये पूरा करवाएंगे आपको, देखते जाना आप। अगर सब कुछ इतना सिस्टमेटिक हो, हर चीज आपकी सिस्टमेटिक हो, तो फिर कानून की जरूरत ही क्या है? कानून की जरूरत कब पड़ती है भाई? वादा कर दिया, पूरा नहीं कर पा रहे हो। मैंने बोल तो दिया सामने वाली पार्टी को कार बेच दूंगा 1 लाख में, लेकिन मेरे पास कस्टमर आ गया 1,50,000 वाला। जैसे ही 1.5 लाख वाला कस्टमर आया, मन विचलित हो गया भाई, अब क्या करें, 1 लाख में बेचूं कि 1.5 लाख में बेचूं? अब वो वाला सीन तो है नहीं साहब कि जान जाए लेकिन वचन ना जाए। जैसे ही पैसा एक्स्ट्रा मिला वैसे ही माइंड विचलित हुआ, साहब मैं तो 1.5 लाख में बेच दूंगा। लेकिन उसका क्या जिसको 1 लाख ने प्रॉमिस किया था? अब वो सामने वाली पार्टी इसके अरेंजमेंट के लिए बैंक गई, रिलेटिव के पास गई, पैसों का अरेंजमेंट पे अरेंजमेंट किया जा रहा है उसका कि साहब पैसे इकट्ठा करने हैं, पैसे इकट्ठा करने हैं, इंटरेस्ट पे पैसा ले आया, और लास्ट में जब उसको मिले कि कार तो आपकी क्या हो चुकी, सोल्ड आउट हो चुकी, कैसा लगेगा इसको? अच्छा नहीं लगेगा भाई। अगर अच्छा नहीं लगेगा, इससे बोलेगा भाई मेरे को तो कार चाहिए, लेकिन सामने वाले के पास कार है ही नहीं। अब ऑप्शन क्या तय? केस कर दूंगा। इन सब चीजों के लिए ही तो आप कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहे हो भाई, इन सब चीजों के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो आप। अगर हर एक चीज सिस्टमेटिक हो जाए तो फिर जरूरत ही क्या है? मैंने आज आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं पूरा कर देता हूं तो क्या जरूरत है आपको लॉ की? कोई जरूरत ही नहीं है लॉ की। समस्या कहां आएगी निकलकर? मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर तो लिया, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या नहीं कर पा रहा हूं? कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं। अब कानून की जरूरत पड़ेगी कि कानून क्या बोलता है। कानून बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाए, लेकिन कानून देखेगा भी कि कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज का। पहले ये तो देखो कॉन्ट्रैक्ट तो है क्या, और कॉन्ट्रैक्ट है तो वैलिड तो है क्या। ऐसा तो नहीं है ए बी को बोल रहा था कि मैं तेरे को ड्रग्स दे रहा हूं, इन ड्रग्स को क्या करके आना? सप्लाई करके आना। बी नहीं करके आ रहा, ए क्या करना चाह रहा है? केस करना चाह रहा है। पता लगे साहब बी के चक्रों में ए खुद ही पहले जेल में चला जाए। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही क्या नहीं है आपका? वैलिड नहीं है। ड्रग्स सप्लाई करना क्या आपका लीगल ऑब्जेक्ट है क्या? ये क्या ड्रग्स को सप्लाई कर सकते हो आप? नहीं है साहब, लीगल ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अगर लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वैलिड बोल दो या फिर लीगल बोल दो भाई, ऑब्जेक्ट तो कम से कम आपका लीगल हो भाई। जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप उसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट तो क्या हो? कम से कम लीगल हो। तो यही तो बात है भाई आपकी। तो यहां जो भी पार्टीज है उनका इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना होना चाहिए, सोशल या डोमेस्टिक नहीं होना चाहिए। एक ड्यूटी बन जाती है। हस्बैंड वाइफ वाले केस में ड्यूटी नहीं बन रही थी उसकी, याद हो तो आपको? एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल रहा है कोई ड्यूटी क्रिएट नहीं हो रही, कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रही है उसकी। ठीक है भाई,
ये आपका सेम वही बात आ जाएगी, हस्बैंड वाइफ वाले वो सब केस दिए हुए हैं एग्जाम्पल। इसके अलावा अदर फॉर्मेलिटीज ये भी बता दिया था भाई बताने को। तो अदर फॉर्मेलिटीज की अगर मैं बात करूं तो भाई रिटर्न में होगा कि ओरल होगा, दोनों पार्टियों के साइन है कि नहीं है, क्या गवाहों के साइन है कि नहीं है, प्रॉपर स्टाम्प पे हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीजें एक लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होनी चाहिए आपकी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। क्या होनी चाहिए आपकी? लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। जब तक लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होगी तब तक कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होगा ही नहीं। सब कॉन्ट्रैक्ट क्या ओरल, अभी आपने बोल दिया रिटर्न और ओरल। रिटर्न का मतलब तो हमें समझ में क्या आया, लिखकर। क्या कॉन्ट्रैक्ट बोलकर भी हो सकता है? मैं तो ये बोलूंगा 90% कॉन्ट्रैक्ट होते ही बोलकर है। आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ किस चीज का हुआ होगा भाई? क्या आप स्टाम्प लेकर आए, क्या मैंने स्टाम्प पे साइन किया, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया प्रॉपर? नहीं बनाया, फिर भी आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओरल रिटर्न तो बेस्ट है ही है, एविडेंस के लिए बेस्ट है भाई, सबूत के लिए बेस्ट है। कल को आपकी और मेरी बातें कुछ खराब हो जाएं लास्ट में जाकर, तो वहां आप बोल दो साहब आपका और मेरा क्या हो रखा है कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। ओरल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है सब, लेकिन एक बात कर रहे हैं हम किसकी? एविडेंस की। तो ओरल में थोड़ी सी कोर्ट को, लॉ को थोड़ी दिक्कत आ जाती है, बाकी वैलिड है भाई। दिक्कत आती ही नहीं आती वो मैटर उनका है भाई, जज का मैटर, अपना मैटर नहीं है। तो सब लिखकर बोलकर दोनों तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं लिखकर और बोलकर बात कर रहे हो, आगे जाकर आप पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इंप्लाइड तो क्या बोलता है? ना तो ओरल ना रिटर्न, मतलब लिखने और बोलने की भी जरूरत नहीं है आपको, बिना लिखे बिना बोले। ये तो ऐसा एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सामने वाली पार्टी को ना तो लिखने की जरूरत है ना ही बोलने की जरूरत है, और फिर भी क्या हो गया? भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो आप बोलोगे इसको इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, गर्भित अनुबंध, गर्भित कॉन्ट्रैक्ट। आप कंडक्ट ऐसे कर रहे हो, आप बिहेवियर ऐसे कर रहे हो, सामने वाली पार्टी समझ जाती है आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? अदर फॉर्मेलिटीज। मीनिंग सर्टेन, बिल्कुल मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। आप किसी दुकान पे जाकर बोल रहे हो ऑयल दे दो, अरे साहब ऑयल के अंदर 1000 क्वालिटी आती है, कौन सी ऑयल चाहिए आपको? ऑयल कौन सा चाहिए वो बताओ, कितनी डिमांड है वो बताओ आप, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो आपका पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्मेंस उसका। अगर परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है भाई। सारी बातें वैसे कल हो चुकी थी अपनी, ये सारी बातें हमने की थी, आज थोड़ी सी डेफिनेशन के रूप में देख लिया इनको, बाकी एक चार्ट के थ्रू वापस समझा दिया इन्होंने भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स। आप देख लेना कहीं से भी, मान लो ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, फ्री कंसर्न होनी चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, लीगल फॉर्मेलिटीज, नॉट टू बी डिक्लेयर वॉइड, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मीनिंग सर्टेन, वही वापस आ गए भाई। अब इस चीज को आप चाहे कैसे भी पढ़ लो भाई, माइंड में समझ में आनी चाहिए अपने को। प्रेजेंटेशन से क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ, यही चीज हम अभी देख कर आ रहे हैं। एक सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग भी देख ली और एक सेक्शन 10 नहीं है उसमें वो भी देख ली हमने, कल भी हमने ये चीजें देखी थी। फर्क नहीं पड़ता, इससे गोल चार्ट बनाकर दिखा दिया, ऐसा पता नहीं क्या आ गया चार्ट के अंदर, वही बातें हैं, घुमा फिरा कर पढ़ लेना इनको, सेम टू सेम डिट्टो। ये बात किसकी चल रही थी भाई? एसेंशियल एलिमेंट्स। अब सेक्शन 10 वाले देख लो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस या फिर एग्रीमेंट। क्या दोनों पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सब एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो एन एग्रीमेंट इट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट सही क्या भाई? सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट सही क्या कि दोनों पार्टियों के बीच में क्या हो? एग्रीमेंट हो। अब वापस वही डेफिनेशन दे दी एज पर सेक्शन 2E 2B। 2E प्रोमिसेस और 2B ऑफर गया,
एक्सेप्ट हुआ और क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। फ्री कंसर्न भी बता दिया था भाई। फ्री कंसर्न का मतलब सामने वाली पार्टी की जो सहमति है वो बिल्कुल फ्रीली होनी चाहिए। तेरे को ये कार बेचनी पड़ेगी, मैं इस कार को परचेज करना चाहता हूं, ये ले 2 लाख रुपए। सब क्या बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे आप नहीं बोल सकते हो। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी पार्टी होती है उनकी कंसर्न हमेशा क्या होनी चाहिए, फ्रीली होनी चाहिए। आप दिमाग पे जबरदस्ती उस पर जोर नहीं डाल सकते हो कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा भाई, फ्रीली होनी चाहिए। और फ्रीली के लिए आपको एक लैटिन वर्ड ये भी बता रखा है भाई, देख लेना क्या बोल रखा है, कंसेंसस एज एडम। एडम बिल्कुल फ्रीली होनी चाहिए। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज ये भी आपको बता दिया था भाई कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेसिटी होती है। अब इसको पॉजिटिव वे में देख लो चाहे नेगेटिव वे में देख लो। पॉजिटिव वे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सब उसकी एज 18 साल से ज्यादा हो, साउंड माइंड हो, क्या हो, साउंड माइंड हो, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, या फिर आप क्या बोल सकते हो, क्वालिफाइड बाय लॉ। और क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब क्या होता है, जिसकी परमिशन आपको कौन दे दे, कानून दे दे, लॉ दे दे, आप ये काम कर सकते हो, बिल्कुल आप कैपेबल हो उसके लिए। एक पॉइंट कंसिडरेशन, ये भी आपको बता दिया भाई, कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ ना कुछ। इसका भी अगर लैटिन वर्ड देखा जाए क्विड प्रो क्यो, एक साथ लिखवा देंगे आपको ये जो भी वर्ड दिए हुए हैं आपको, फिर इनके मीनिंग देख लेंगे। यहां पर मान लो कंसिडरेशन क्विड प्रो क्यो मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ ना कुछ, कुछ एक लैटिन वर्ड निकल कर आ जाते हैं अपने लोग की रेफरेंस देने के लिए। मैं आपको आज मान लो कोई भी आइटम बेच रहा हूं, बेचूंगा तो बदले में कुछ ना कुछ होना चाहिए भाई, बिना इसके क्यों बेचूंगा भाई, बिना पैसों के नहीं बेच सकता हूं मैं। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन आप देख ही चुके हो, लॉफुल तो होना ही चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट। और ए बी को बोल रहा है सी का मर्डर कर देना, 50,000 रुपए दूंगा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा भाई। क्यों, क्योंकि आप किसी का मर्डर नहीं करवा सकते हो। आप किसी का मर्डर कैसे करवाओगे भाई, ऑब्जेक्ट ही क्या नहीं है, लॉफुल नहीं है। ड्रग्स सप्लाई कर देना, नहीं ड्रग्स भी सप्लाई नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें क्या है भाई, इलीगल हैं। और हम अभी बात इलीगल की नहीं कर रहे हैं, हम तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने की बात कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने की बात कर रहे हैं। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, आपका एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड नहीं होना चाहिए भाई, कि आपका डिक्लेयर ही क्या हो गया, वॉइड, हो ही नहीं सकता। अरे तो जो हो ही नहीं सकता फिर कर ही क्यों रहे हो, बता दिया था मैंने आपको ये पॉइंट भी, और ये सारे पॉइंट आपको बता चुके हैं कल, ये आपकी बुक के हो गए भाई, इतने सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं आपके ऑलरेडी। अब अगला टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आज का नहीं होगा भाई कॉन्ट्रैक्ट, ये हम कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बस एक बार आप इनको अच्छे से साथ साथ चलते रहना भाई, अभी कोई बर्डन नहीं है आपके पास। यही चीज अगर आज पढ़ने बैठोगे 25-30 मिनट मैक्सिमम, 15-20 दिन 30 दिन बाद पढ़कर देखोगे तो सब 30 मिनट के 60-70-80 मिनट लग जाएंगे आपको, 2 घंटे भी लग जाए, और कुछ पॉइंट में हो सकता है सस्पेंस भी आ जाए। लेकिन आज पढ़ोगे, आज समझोगे, समझने में आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा भाई, क्योंकि लेटेस्ट पढ़ा है आपने। तो साथ साथ चलते रहना, साथ चलोगे बेनिफिट मिलेगा भाई। और कल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे आपका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यहां तक आज आप कवर करो, बाकी आपका कल करते हैं।